बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। नाज़रीन, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज तो शो में सबसे पहले ज़िया मोहिउद्दीन साहब का जिक्र करेंगे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। आज मगरिब के बाद उनकी तदफीन की जाएगी कराची में। ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, ना सिर्फ मुसन्निफ, मुकालमा निगार, सदाकारी, अदाकारी, मेज़बानी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने का एजाज़ और कई एजाज़ इन्होंने अपने नाम किए और उर्दू अदब में एक बड़ा नाम समझा जाता है। ज़िया मोहिउद्दीन को एक पूरी अकेडमी की हैसियत रखते हैं। वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जनाब, बहुत से एजाज़ात ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने अपने नाम किए और एक पाकिस्तानी मुजरिम कौन में भी उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था, लेकिन वो इस मैदान में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन उनको PIA आर्ट्स अकेडमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। ख़ास तौर पर PTV से मुंसलिक जो उनके प्रोग्राम है वो थोड़े आपके साथ शेयर करते हैं। उनमें पायल, चचा छक्कन, जब यादें ताज़ा होती हैं जब इनका जिक्र होता है, तो ज़िया के साथ और जो जाने वो जीते के नाम जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं और वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में उर्दू अदब के फ़नपारे अपनी खूबसूरत आवाज़ में पेश करने में भी एक ख़ास हैसियत रखते थे। 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे और हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। बिल्कुल। और मैं अब बताते चले अपने नाज़रीन को कि आज जोहर की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और जमील, उन्होंने पाकिस्तान के अलावा अगर बात करें इंटरनेशनली भी काम किया। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स में उन्होंने काम किया और वॉइस ओवर की अगर बात करें तो वॉइस ओवर की दुनिया के तो वो किंग थे और एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते थे। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स भी थे और इंग्लिस्तान से उन्होंने तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद वो वहाँ पर गए, फिर स्कॉलरशिप पर जाना, वहाँ से जाके बहुत सारे कोर्सेज करना, बहुत सारी डिग्रीज लेना और वहाँ पर जाकर बहुत सारे उन्होंने ड्रामाज और थिएटर के प्लेस को डायरेक्ट किया। और मुझे लगता है कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पर जाके काम करते हैं, इंटरनेशनल डिग्रीज आपके पास होती हैं, जब आप बाहर से कुछ सीख कर आते हैं और फिर यहाँ पर लोगों को जो है ना आपसे सीखने का मौका मिलता है, तो वाकई वो चीज़ जो लोग आपसे सीखते हैं मुस्तफ़ीद भी ज़्यादा होते हैं। और इंटरनेशनल अगर फिल्म्स की बात करें तो उसमें भी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और अगर इंटरनेशनल फेम की बात करें तो जहाँ भी उनका नाम आता था लोग उनके लिए जो है वो उन तारीफ के बगैर गरजदार आवाज़ और लहजे का तो मैं फ़ैन हूँ। सब लोग फ़ैन हैं लिटरली। अच्छा, और मैं मेरी कोशिश होती थी जब मैंने शुरू में सुनना और फॉलो करना शुरू किया, सीखना शुरू किया मुझसे, तो उसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं अल्फाज की अदायगी इस तरह करूँ, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल था। गॉड गिफ्टेड है एक आर्टिस्ट को, अल्लाह ताला जो भी नवाजता है जिन भी खसूसियात से, चूँकि गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन उनकी आवाज़, गरजदार आवाज़ और उनका लहजा और अल्फाज की अदायगी, मेरा ख्याल है कि कोई और मिसाल नहीं मिलती जमील। और मुझे लगता है ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं कि जिनकी आवाज़ में बेस भी होती है, वो इम्पैक्ट भी होता है। हम उनका लहजा कॉपी कर सकते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं कॉपी कर सकते। उनकी आवाज़ में जो एक इम्पैक्ट था, जो एक असर था, वो कुछ भी बोलते थे, उनकी बात जो है वो असर रखती थी। और बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे कमर्शियल्स में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में, बहुत सारी फिल्म्स में हमने उनकी आवाज़ सुनी। और जिस तरह से जमील ने भी कहा कि बहुत गरजदार आवाज थी, आवाज में एक इम्पैक्ट था। सुन के वो जो कहते हैं ना, कानों को तस्कीन मिलती थी, उनकी आवाज राहत मिलती थी। और ऐसे आंखें बंद करके दिल करता था कि इनको सुनते ही रहें। बिल्कुल। जो अंदाज़े बयां था उनका, वो उसको एंजॉय करने का, लाइक उसमें आपका आंखों से फोकस एक अलग वो होता है, लेकिन आंखें बंद करके उसको एंजॉय करने का ज्यादा दिल करता था। बिल्कुल जी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं अब और PSL की बात करते हैं। वैसे तो मुल्तान के शहरी बहुत गिले शिकवे कर रहे हैं कि पूरे मुल्तान को जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ पर एक जेल की तरह पूरी डाइवर्जन्स कर दी गई हैं मुल्तान की रोड्स की और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कर दी गई है और लोग इतना ज़्यादा इस पर गिला शिकवा बल्कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उस तरफ भी हम आएंगे, ज़रूर इस पर बात करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले
पहले हम PSL का जो तराना रिलीज किया गया उस पर बात करते हैं, क्योंकि उस पर भी मिला जुला रिएक्शन आ रहा है मद्दाहों का। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को पुराने वाला बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है, ये अच्छी एफर्ट है। एक हमने अपने नाज़रीन को सुनाया जो लास्ट टाइम PSL 7 का जो तराना था और जो अभी रिलीज हुआ है PSL 8 का, वो तराना हमने अपने नाज़रीन को सुनाया है। तो हिना, आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया? जमील, मुझे तो सारे ही तराने अच्छे लगे। मुझे लगता है सारे तराने ही हमारे अपने हैं और सबने इतनी कोशिश, इतनी मेहनत से हिना ने तो नेक्स्ट लेवल बात कर दी है, क्योंकि लंदन से भी एक तराना रिलीज हुआ है ना, वो सुना आपने? ये जो PSL है, ठीक है? तो अच्छा जमील, वो PSL का तराना सुन के ना मुझे आप बहुत याद आए आपसे। क्यों याद आया आपको? वो सुर में जो था ना, वो तराना वो आपसे मिल रहे थे, सुर लय, और जो उनकी अदायगी थी वो बहुत जो है ना आपसे मिलती जुलती। आपको पता है वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। एग्जैक्टली, और वो तो ये भी कह रहे हैं, उनका मैं उस दिन इंटरव्यू देख रही थी, कह रहे थे कि जी मुझे बहुत पज़िराई मिली है, और नजम सेठी साहब ने मुझे स्पेशली फोन किया है मेरा तराना सुनने के बाद, शाबाश दी है। अच्छा जमील, मुझे लगता है कि जो इस तरह के एंथम्स होते हैं, तराने होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की जाती है और किसी की भी कोशिश नहीं होती कि ऐसा तराना बनाएं कि लोग उससे डिसअपॉइंट हो या लोग उसको क्रिटिसाइज करें। 100% देने की कोशिश की जाती है और हर दफा तराना बहुत अच्छा बनाया जाता है। आई पर्सनली लाइक इट। उसमें वो जो रैप का थोड़ा सा उन्होंने पार्ट ऐड किया, आई डिडंट लाइक दैट। मुझे लगता है कि तराने में सारे तराने हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज इवन इंपॉर्टेंट, आई बिलीव। अच्छा हिना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत एफर्ट इस पे की जाती है, बहुत पैसा खर्चा जाता है और कोशिश की जाती है कि हर आने वाला जो तराना है वो अच्छा लगे। लेकिन अब देखिए, नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आपको याद होगा कि अली ज़फ़र के जो शुरू के गाने थे, उसके बाद जब एक तराना आया जिसमें लोगों ने अली ज़फ़र को पोक किया सोशल मीडिया पे कि आपने क्यों नहीं किया, तो फिर उन्होंने प्राइवेटली एक गाना तराना रिलीज किया। ठीक है, देखिए ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो सेम आपकी वाली बात करूंगा, ये अपनी जगह, लेकिन इस तराने पे लोगों का जो मिला जुला रद्देमल आ रहा है ना सोशल मीडिया पे, हम वो आपको दिखाते हैं जनाब, कि लोग इस पर जो कमेंट कर रहे हैं ना, कि अब जिस तरह ये एक आपको हम कमेंट दिखाते हैं कि PSL 8 के एंथम के जितने पैसे 4 सिंगर्स को दिए, उनके चारों के पैसे मिला कम से कम अली ज़फ़र को दे देते तो अच्छा हो जाता। और बहुत सारे लोगों को लगा है कि जो है ना ग्रूव मेरा ज़्यादा बेहतर था। PSL 8 का जो एंथम है वो पनिशमेंट, बहुत सारे लोगों को लगा कि कानों के लिए जो है ना वो अजियतनाक किस्म का ये एंथम था, लेकिन वी डोंट से दैट। और बहुत सारे लोगों को फिर ये भी लगा है कि जी आगे देखें, ग्रूव मेरा जो है वो बहुत बेहतर थे। पुराने जो PSL के जो जितने भी पुराने सीजन्स थे उनके ज़्यादा बेहतर थे। याद तो आ रही होगी ग्रूव मेरा। So actually people are liking it as well and people are criticizing as well। और अगर हम बात करें एक्टर्स की, आर्टिस्ट की, सवेरा पाशा साहिबा जो है स्पोर्ट्स एंकर हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की और उनका ये कहना था कि उनको ये अच्छा लगा है। और अगर बात की जाए शाय गिल और उनकी गाने की और उसकी परफॉर्मेंस की, तो उनका ये भी कहना था कि बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग बहुत अच्छी है वैसे, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तीनों सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है और अपना जो हिस्सा है जी वो बड़ा बेहतरीन उसमें उन्होंने। जमील, आपको पता है लोगों ने आयमा बेग और फिर शाय गिल को भी कंपेयर किया, उनका कंपैरिजन ड्रॉ किया। और फिर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि चले आयमा बेग से हटके हमें कोई नई आवाज़ सुनने को मिली। नई तो खैर उनकी आवाज़ नहीं है, लोग उनको सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि अच्छा पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों ने ना उनके वार्डरोब को भी क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इंडियन फिल्मों वाला लिबास लग रहा है, किसी ने कहा जी तमिल फिल्मों वाला उनका लिबास लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए है ना, हमारे कल्चर तो सेम है। और वैसे भी मुझे लगता है हमारे भी ड्रेसेस उसी तरह इंडियन ड्रेसेस मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कलर कॉम्बिनेशन। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट कि उनका अच्छा था। और स्टाइलिस्ट की एक टीम थी, प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये इस तरह से नहीं होता कि कोई भी जोड़ा निकालती हैं वो वार्डरोब से और पहन के आ जाती हैं। इस पर प्रॉपर काम किया जाता है, इसकी थीम डिसाइड की जाती है और बहुत मेहनत के बाद एक एंथम आपके सामने आता है। तो कोशिश करें कि क्रिटिसाइज भी ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक हद तक जरूरी है, लेकिन इतना ट्रोल ना किया करें। और फिर जो मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं वो मुझे लगता है थोड़ा टू मच हो जाता है। तो जो नई चीज आती है उसको एक्सेप्ट किया करें। मुझे लगता है अवाम बहुत अच्छी बात की आपने ना, लेकिन क्या करे अवाम
के पास टाइम बहुत है, ठीक है, चीज़ें नोट करने का, बहुत क्रिटिसाइज करने का। नेगेटिव पॉजिटिव की चले हम बात नहीं करते, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग में हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में नहीं जा सकते। अच्छा जनाब, इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल है PSL 8 की, और आज पहला मैच है और शाम 7:30 बजे, और आज ही इफ्तिताही तकरीब है, तो उस पर भी हम तफसील से बात करें आगे चलकर शो में। लेकिन उससे पहले जनाब हम रुख करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो का, कि इस वक्त सियासत में क्या चल रहा है। सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का जो हुक्म दे दिया है, उस हवाले से उनसे हम बात करते हैं। अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, तो अब जिस तरह पहले इलेक्शन कमीशन दो रीजंस जो थी, जिनमें एक तो सिक्योरिटी रीजंस थी, दूसरा वफाक कह रहा था कि इखराजात नहीं है इलेक्शन करवाने के, लेकिन अब कोर्ट ऑर्डर्स के बाद सूरत हाल क्या लग रही है आपको? इलेक्शन कमीशन तारीख देगा इलेक्शन की? देखें, इलेक्शन कमीशन जो है उसको अगर जुमे को फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्हें तो हफ्ते को इजलास बुलाकर कोई फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह उन्होंने 2 दिन इंतज़ार किया और आज सुन रहे हैं कि पीर के रोज़ उनका इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा, तो देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्ती के साथ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करता है या नहीं करता। हो सकता है कि वो इसको मज़ीद को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे, गवर्नर को ख़त लिखे, फिर प्रोसीजरल इशूज़ में इसको लटकाया जाए, जैसे कि हुकूमत की भी मंशा नज़र आ रही है कि फौरी तौर पर सूबाई इलेक्शन पंजाब और KP के ना करवाए जाएँ, क्योंकि उनकी तरफ से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ है कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो जहाँ तक बहानों की बात है, आप देखिए PSL का भी आप जिक्र कर रहे थे, PSL के मैच हो रहे हैं, तो इसी सिक्योरिटी हालात में अगर PSL के मैच हो सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? और 65 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च 16 और मार्च 19 को। तो अगर कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन 65 हलकों में हो सकते हैं, तो फिर सूबाई इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? और उसके लिए फ़ंड्स आ सकते हैं, तो सूबाई इलेक्शन के लिए फ़ंड्स क्यों नहीं आ सकते? ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो इलेक्शन से डरे हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो आप देखिए कि वो कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन है, नून लीग कह रही है कि उसमें हिस्सा ना लें, उसमें उम्मीदवार ना खड़ा करें, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि शायद हमें ओपन फील्ड नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। ख़ुद पीपल्स पार्टी में आरा जो है मुनक़सिम है। असल बात यह है कि इमरान खान की इस वक्त लहर बहुत तेज़ है, सर्वेज बता रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत पीक पर है, तो उससे हुकूमत जो है और हुकूमती पार्टियाँ वो किसी कदर खाइफ नज़र आती हैं और वो चाह रही हैं कि कोई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें। लेकिन जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो तो कह रहे हैं कि आइन में गुंजाइश ही नहीं है कि आप 90 रोज़ के। अदनान आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह से PTM अब इंतखाबात को डिले कराने का तरीका जो है ना कार क्या इख्तियार करेगी? किस तरह से, कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे कि इंतखाबात जो है वो डिले हो जाएं? एक सूरत हो सकती थी कि इमरजेंसी लगा दी जाए। उसके लिए होता है कि अगर कोई बाहर से जंग मुसल्लत हो गई है, बैरूनी जहारियत हो गई है, या अंदरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है आइन के मुताबिक। मगर ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है, ना जंग है, ना अंदरूनी तौर पर कोई ऐसा कोई बड़ा खलफशार अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, जैसे कि PSL भी हो रहा है, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं। असल में एक इख्तियार जो है इमरजेंसी लगाने का भी वो सूबाई असम्बलियों को है। सूबाई असम्बलियाँ तो तहलील हो चुकी हैं। दूसरा इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत को है कि सदर आरिफ अलवी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इमरजेंसी लगाएंगे और फिर उसको पार्लियामेंट जो है अप्रूव कर दे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए हो सकती है, फिर एक्सटेंड हो तो 6 महीने के लिए हो सकती है। लेकिन सदर आरिफ अलवी क्यों लगाएंगे? तो आइन और कानून के तहत अगर बात की जाए तो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना लाजमी है और अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर आइन से नराफ होता रहा है, आइन और कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब इसमें अदलिया का रवैया बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए तो तौहीन अदालत लग सकती है। अदलिया का रवैया इस वक्त ये लग रहा है कि अदलिया किसी सूरत भी नहीं चाहती, आला अदलिया, कि वो आइन और कानून से इनहराफ करे। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अदलिया की साख का मामला होगा, खुद इलेक्शन कमीशन की साख का मामला है।
अगर इलेक्शन कमीशन जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है तो इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी, साख, गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत संजीदा सवालात पहले भी उठते रहे हैं, अब मज़ीद उठेंगे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी आवाम की नज़र में बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकेगी। अच्छा अदनान आदिल साहब, अगर हम जो वकला के दरमियान होने वाली बहस है उस पर थोड़ा गौर करें तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने दौरान समात कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं जब तक कमीशन को फंड्स ना मिले। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के वकील जो हैं एडवोकेट शहजाद शौकत, उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब असम्बली को तैलीम नहीं किया, लिहाजा नए इंतखाबात की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, फिर बैरिस्टर अली जफर जो है तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख ना दें तो फिर सदर मुमलिकत तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अब इस सारी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा? उसने तो ऑर्डर मानना है ना, तो क्या वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो बाहमी मुशावरत के साथ हुकूमत विफाक के साथ फंड्स वाले मामले पे या उसके बाद वो तारीख भी दे सकता है? लाइक आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, आज ही कोई इजलास मुतवक्के है, आज ही पता चल जाएगा शाम तक कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। जो अगर आइन और कानून की बात की जाए तो उन्हें इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी चाहिए, लेकिन उस फैसले में ये भी लिखा है कि आप गवर्नर से मुशावरत कर लें। तो हो सकता है वो गवर्नर को ख़त लिखें, गवर्नर की राय तलब करें, उसमें कुछ दिन लग जाएं, लेकिन ये कि अगर वो इस मामले को डिले करते हैं तो फिर तौहीन अदालत होगी और अदालत जो है उसमें कोई आदमी रिट पटिशन कर सकता है कि आपके फैसले पर अमल नहीं किया गया। जब अदालत ने तमाम वकला के दलाइल सुन लिए और एक फैसला सादिर कर दिया तो हतमी बात तो अदालत आलिया की है, लाहौर हाई कोर्ट की है, फिर उन दलाइल की अहमियत नहीं रह जाती। अब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर देखना होगा। और अगर अमल नहीं होगा तो कोई आदमी जो है आइनी रिट पटिशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट चला जाएगा कि अदालत के फैसले पे अमल नहीं हुआ, इसकी तौहीन हुई है, तो तौहीन अदालत के इख्तियार के इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये एक पेचीदा सूरत हाल है, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। मामला जो है वो हो सकता है कि इसको फिर लीगल बैटल की सूरत देकर मज़ीद ताख़ीरी हरबा ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक लीगल बैटल में चला जाए, पहले लाहौर हाई कोर्ट हो फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तो इस तरह कोई। लेकिन बात यह है कि इससे फ़ायदा क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हासिल कर लेंगे, 2 महीने हासिल कर लेंगे। जो इस वक्त लहर है वो तो कायम रहेगी, क्योंकि हमने देखा है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि जो एक दफ़ा अगर किसी अवाम जो है फ़ैसला कर लें किसी सियासी जमात या लीडर के हक़ में, तो वो खासी देर तक उस फैसले पर कायम रहते हैं, बहुत जल्दी अपना फ़ैसला नहीं बदलते। तो ये जो ख्वाहिश है बाज़ जमातों की कि शायद ये मौजूदा लहर जो है इमरान खान के हक़ में ये टूट जाए और उनके हक़ में एक बयानिया तशकील पा जाए। आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो है तंजीमी इजलास कर रही हैं, भावलपुर किया, मुल्तान किया, एबटाबाद किया, फिर कल इस्लामाबाद किया, तो वहाँ पे कोई लोगों की ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं है। उससे ज़्यादा हजूम तो मुराद सही जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हजूम था। तो ये जो एक अवाम का है वो हुक्मरान जमातों के हक़ में नहीं है और वो उसी से बचना चाहती हैं। एक ये भी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को किसी मुकदमे में नाअहल करवा दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आपने देखा कल मरियम नवाज़ ने अदालतों पे भी तनकीद की और कहा कि ये तासुर उभर रहा है कि अदालतें जो हैं उनकी सहूलत कारी कर रही हैं। अब आम हालात में ऐसा बयान दिया जाए तो अदालतें जो हैं उसको तौहीन समझती हैं, लेकिन बहरहाल सियासी लोग जो हैं वो ऐसे बयान दे लेते हैं और वो तो अदनान आदिल साहब, अगर सदर भी तारीख मुकर्रर कर सकते हैं तो क्या आरिफ अलवी साहब कोई ऑर्डर कर सकते हैं? जैसे उनकी ज़ुबान पर में मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से। हाँ, सदर आरिफ अलवी को तो आइन के तहत ये मुझे नहीं लगता कि ये इख्तियार है कि वो तारीख दें। तारीख देना तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का काम है आइन के तहत, और हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया तो अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो अगर हुक्म दे दे तो वो आइन और कानून का दर्जा रखता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना बजाते खुद एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानून की हैसियत इख्तियार कर जाता है। तो अदालत से ही ये मामला जो है बिलाखिर हल होगा, लेकिन हो सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन भी आइन और कानून की हदूद में रहते हुए और अदालत के हुक्म के तहत इलेक्शन अनाउंस कर दे, क्योंकि हम क्यों बदगुमानी करें कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा, ऐसी कोई ज़ाहिर तो वजह नज़र नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन को भी अपनी साख का ख्याल होगा
और आइन और कानून की पासदारी का ख्याल होगा तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से ही अनाउंस हो जाए और फिर इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को चाहते या ना चाहते हुए भी जाना पड़े और अपनी कैंपेन चलानी पड़े। मुल्क के लिए भी अच्छा यही है जो अगर देखिए अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी बेहतर होगी, बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होगी। अगर मुल्क में बेयकीनी की फ़ज़ा होगी, अदम इस्तेहकाम होगा तो उससे मईशत भी मुतासिर होगी। पहले ही आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हो गई है, 35% तक तो सरकारी आदाद शुमार हैं कि अफरात ज़र की शरह बढ़ गई है, एहसास कीमतों का इशारिया 29 कीमतें अशिया जो बहुत ज़रूरी अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, गैस बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें 50% से ज़्यादा 10 महीने में बढ़ चुकी हैं। उनकी महंगाई इतनी महंगाई है और मईशत जो है डामाडोल है, इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की फ़ज़ा से और ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी। तो सबके लिए बेहतर यही है कि इलेक्शन में जाया जाए, जमहूरी रवैया अख्तियार किया जाए। बिलाखिर हमारी कमिटमेंट तो जमहूरियत के साथ है, आइन के साथ है, कानून के साथ है और इसी पे हमें जो है वो कारबंद रहना चाहिए। मुल्क की और अवाम की भलाई इसी में है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अदनान आदिल साहब, क्योंकि मूडीज़ और वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा हालिया रिपोर्ट्स हैं अगर उन पर नज़र डाली जाए तो उसमें भी ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे पाकिस्तान में, इस सूरत हाल को भी फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए अगर पाकिस्तान चाहता है कि इसकी मईशत एक बार फिर जो है वो अपनी डगर पे आ जाए। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा अदनान आदिल साहब, माजरत कि इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू है उस पर बड़ी डिस्कशन की जा रही है कि इमरान खान साहब ने एक और यूटर्न ले लिया अमेरिका वाले मामले पर कि अब मुझे पता चला है कि अमेरिका पीछे नहीं था इस गवर्नमेंट चेंज के और यू नो ऑल दैट। तो आपके ख्याल में ये यूटर्न है या अगर खान साहब की बात को गौर से सुना जाए तो लोग अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं उसमें से और अपनी अपनी कहीं टांग लगा रहे हैं, कहीं बाजू लगा रहे हैं? व्हाट डू यू से? जी, आपकी दूसरी बात ठीक है कि अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। देखिए ये प्रोपेगेंडे का दौर है, हर पार्टी जो है अपना बयानिया बनाने की कोशिश करती है, दूसरे की खामियां उछालती है, अपने पॉजिटिव उछालती है। इमरान खान के इंटरव्यू में से सियाक़ो सबाक में से जुमले निकाल कर उनको टिकर्स बनाकर या उनकी तशहीर करके तो ये तासुर दिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि साइफ़र एक हकीकत है, मुलाकात हुई हमारे सफारतकार और अमेरिका के सफारतकार के दरमियान, उसके मिनट लिए गए तो वो तो एक हकीकत है। लेकिन उनका साथ में ये कहना था कि अमेरिका ने जो ये बातें की उसके पीछे असल में हमारे साबिक़ आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने एक चीज़ का इजाफा किया कि ये तो हकीकत है कि साइफ़र वहाँ से आया, लेकिन उसके पीछे हमारे आरपी चीफ ने उनको आमादा किया इस बात पे कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के उसके ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने उनके कहने पे ये फिर साइफ़र जो है वो उन्होंने ये हमारे सफारतकार को कहा। तो इमरान खान का पूरा इंटरव्यू तो अगर आप देखें तो वो सियाक़ो सबाक में तो अपनी पुरानी बात पे कायम है कि साइफ़र एक हकीकत है, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका जो है उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के मुफाद में हैं, वो माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कौम के मुफाद में अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका जो अमेरिका का सरकारी नशरियाती इदारा है उससे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। बहरहाल हर जो पार्टी है वो उसमें से जुमले निकाल कर सियाक़ो सबाक से अलग करके उछालती है और ये सियासी प्रोपेगेंडा इसी तरह किया जाता है। बिल्कुल यू राइट अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्ज़िये का। और मैंने भी बड़े गौर से इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू सुना बहिरा, तो मुझे तो कहीं मतलब कहीं सुनाई नहीं दिया कि खान साहब ने यू टर्न लिया हो। जिस तरह की बातें अब अपोजिशन को या हुकूमत की तरफ से की जा रही है, नॉट ऑपोजिशन। अदनान आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की। अगर हम महंगाई की बात करें तो इस वक्त महंगाई का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और लोगों को जो है वो 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से कल से मार्केट में आटे की जो सप्लाई है वो नहीं होगी। और ये हड़ताल क्यों जारी है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद लुकमान साहब। मोहम्मद लुकमान साहब, बताइएगा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल क्यों की जा रही है, मार्केट में इसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा और अभी की क्या सिचुएशन है? ये जो हड़ताल का आगाज एक तनाज़े से हुआ जो कि फ्लोर मिल मालकान और सेक्रेटरी फूड के दरमियान था। तनाज़ा ये था कि एक रवायत चल रही थी कि कभी भी
जो जितनी फ्लावर मिलते हैं उनका कोटा चेक नहीं किया जाएगा कि कितना कोटा सरकार का लेते हैं, क्या पिसाई होती है नहीं होती। ये जब से ये सेक्रेटरी है इन्होंने ये कोशिश की कि जितना कोटा दिया जा रहा है वो उसको चेक भी किया जाए क्या उसकी पिसाई सरकारी जो आटे के लिए होती है या नहीं होती या प्राइवेटली यूज हो रहा है। तो कई जगहों पे ऐसा जो छापे पड़े तो पता चला कि वो जो कोटा था वो उसके इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि वो बाहर मार्केट में बेच दिया गया, ऊपर मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा कीमत थी। वहाँ पे 4200 रुपए ही मान सरकारी जो बाहर कीमत है जबकि सरकारी 2300 रुपए कीमत है। खासा बड़ा फर्क है जिसका लोग फायदा उठा रहे थे और उसकी वजह से कुछ जो फ्लावर मिल थी उनका कोटा मंसूख किया गया, जिसके बाद एक तनाज़ा शुरू हुआ जिसकी वजह से अब आज के दिन हड़ताल का ऐलान किया गया और कहा यह गया कि आज वो जो कोटा है सरकार का वो गन्नों का नहीं उठाएंगे और कल इसकी पिसाई नहीं होगी, जिसके बाद जो मार्केट में आटा नहीं आ सकेगा। अगर आप देखें तो पंजाब में 1100 के करीब जो फ्लावर मिलते हैं और इनको 24,000 से लेकर 26,000 टन रोजाना जो गंदम जाती है सरकारी, लेकिन इनकी जो पिसाई की अगर टोटल कैपेसिटी देखें ग्राइंडिंग की वो 2.25 लाख टन है। गोया के एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि सरकार उनको देती है ताकि सब्सिडी का आटा जो है वो फराहम किया जा सके। इसी पे अक्सर झगड़ा रहता है क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्क है कीमत का, कहाँ 4200 रुपया और कहाँ 2300 रुपया। तो उससे कई जो फ्लावर मिलता है फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसको प्लग करने की कोशिश जब की गई तो ये तनाज़ा शुरू हुआ और इसका सूरत हाल ये है कि मार्केट में आटे की सप्लाई है बिल्कुल ठीक है अभी तक हर किस्म के जो आटे का मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन का वो जा रहा है, लेकिन कल की सूरत हाल थोड़ी सी बदल सकती है। उसका हाल जो सरकार ने निकाला है कि जो जितनी चक्कियां हैं जो छोटी मिलें मिनी मिल कह सकती हैं उनको भी उन्होंने आज से गन्नों की सप्लाई शुरू कर दी है। हर चक्की को तकरीबन इसका 200 जो किलोग्राम जो है वो गन्नम दी जाएगी, 4 बोरियां 50 किलो की, तो वो भी जाएंगी। और इसी तरह जो फ्लावर मिल जो हड़ताल में नहीं जाएंगी उनको दूसरी फ्लावर मिल का कोटा भी दे दिया जाएगा ताकि हड़ताल जो है। तो मोहम्मद लुकमान जरा क्विकली बता दें कि अब मुतालबा क्या है फ्लोर मिल्स का जो ये हड़ताल पर जा रही है। फ्लावर मिल का मुतालबा ये है कि SOP जो उनके मुताबिक SOPs हैं कि पहले कम्युनिकेट किया जाए कि जनाब हम आपका रेड करना चाहते हैं, पहले बताया जाए। लेकिन जो फ्लावर मिल का जो ये मौकफ है कुछ हद तक दुरुस्त इसलिए नहीं है कि कौन बताएगा कि हम चोरी कर रहे हैं या हम इसको मिस यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से जो सेक्रेटरी भी वहाँ रुके हुए हैं और फ्लावर मिल भी अपनी जगह पे रुकी हुई है। बिल्कुल सही। मोहम्मद लुकमान बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इस वक्त हमारे साथ थे और वो तफसील से हमें बता रहे थे कि ये मामला है क्या कि फ्लोर वो हड़ताल करने जा रही हैं और इस हड़ताल का ये जो एक हुकूमत के साथ इनका लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखिए ऐसे में ये तो फिर गलत रवैया है कि आपको एक कोटा मिल रहा है और वो कोटा आपका मार्केट में महंगे दामों बिक रहा है, तो आप सब्सिडी और जो आपके SOPs जो हुकूमत के साथ मुआहिदा है, जो हुकूमत के साथ तय करदा चीजें हैं उस पर आप नहीं चल रहे, आप अपनी मनमानी और मर्जी कर रहे हैं। और उस पर अगर हुकूमत का ये रवैया है कि वो आपको आपकी फ्लोर मिल्स को बंद कर रहे हैं या फाइन कर रहे हैं और दूसरी फ्लोर में FIR काटी जा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो हड़ताल शुरू कर दें। एग्जैक्टली और इतना रिजिड बिहेवियर। लेकिन उन्हीं का मुझे लगता है मौक़िफ़ ले लेते हैं मियां रियाज अहमद साहब इस वक्त साबिक सेक्रेटरी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है मियां रियाज अहमद साहब, उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या माजी में भी हमें इसकी मिसाल मिलती है और इसका क्या हल निकलना चाहिए। मियां रियाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कहिएगा कि ये जो एक लड़ाई और जंग चल रही है बिटवीन फ्लोर मिल्स एंड हुकूमत, आपके ख्याल में माजी में हमें इस तरह की कोई मिसाल मिलती है ये जो अब सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो ये अब ऐसी सूरत हाल कम ही चलती है, अक्सर वक्त आ जाता है ऐसे। ये सेक्रेटरी मसूद जो आए हैं ये एक मखसूस टारगेट देकर आए हैं और एक एजेंडे पर आए हैं कि उनको मखसूस मिला जिनके साथ ये इन्होंने मिली भगत की हुई है, सिर्फ ये उनको चलाना चाहते हैं, बाकी पूरी इंडस्ट्री को ये बंद करना चाहते हैं। ये एजेंडा ये इंडस्ट्री इस मुल्क की इंडस्ट्री है। हम कहते हैं कि सारी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कि सबको चलना चाहिए। तो आप कल भी उनका बयान पढ़े कि मैं 20% मिलों से चला लूंगा। एक तरफ कह रहे हैं कि 80% मिले ने गंदम उठा ली है, एक तरफ कह रहे हैं बस 20% मिले तो मेरा काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि ये मखसूस एजेंडे पे आए हैं
और उनको नवाजना चाहते हैं। कोई इनके दोस्त हैं उनको ये नवाजना चाहते हैं। जिस तरह नसीम सादर साहब ने फीड मिलों को नवाजा था, इस तरह ये मखसूस मिलों को सिर्फ नवाजना चाहते हैं। इनका मखसूस एजेंडा है जिसकी वजह से इनके साथ ये हमारी जंग शुरू हुई है। जी मियां रियाज साहब, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि कोटा बढ़ा दिया गया है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हड़ताल कर दी या करने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको नहीं लगता कि सारी सूरत हाल में आप लोगों को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए थी ताकि हमारे आवाम मजीद परेशान ना हो? देखें जी, हम तो एक हफ्ते से कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम हड़ताल पर नहीं जाना चाहते, मगर सेक्रेटरी साहब ने एक हफ्ते में देखें हमें टाइम नहीं दिया, सिर्फ मखसूस लोगों को बुलाकर उनके साथ मखसूस डीलें कर रहे हैं कि आप अंडर हैंड ये मेरे साथ डील करो। और ये एक मखसूस एजेंडा पैसे कमाने का एक एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं कि उनको कोटा देंगे और उनसे ये मंथली वसूल करेंगे महीने की। ये इस एजेंडे के ऊपर काम चल रहा है। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है रियाज साहब के फ्लोर मिल्स को जो कोटा दिया गया, मैं उन फ्लोर मिल्स की बात कर रहा हूँ जो अब हड़ताल पे जा रही हैं, कि उनको जो कोटा दिया गया उन्होंने मार्केट में महंगो दामों बेच दिया, क्या ये रवैया दुरुस्त है फिर? नहीं, ये रवैया मैं नहीं इसको कहता ये दुरुस्त है। देखें उन मिलों के मतलब इनको ये कहना चाहिए कि जो ऐसा करती हैं वो अगर चंद गाड़ी बैठे हैं तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को मोरल इल्जाम तो नहीं ठहराया जा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये मखसूस एजेंडे के ऊपर तो ना चले कि जो इनके करीबी दोस्त हैं या रीजो कारब है उनको नवाजने की तरफ चल पड़े। तो अभी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो तो यही नजर आ रही है कि उन फ्लोर मिल्स के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो बाकी की फ्लोर मिल्स भी साथ मिल गई और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। उनके एक्शन की वजह से मिलें नहीं मिली। देखें इन्होंने मैं आपको बताता हूँ, एक मिल है उसका ट्रकिंग पॉइंट लगा हुआ है। ट्रकिंग पॉइंट से एक मदरसे वाले ने 15 थैले उधर से ले लिए ट्रकिंग पॉइंट से। ट्रकिंग पॉइंट में मुलाजिम गया हुआ, पर्चा इन्होंने कहा कि मालिक के ऊपर दें और मालिक को गिरफ्तार करें, और इन्होंने मालिक के ऊपर पर्चा भी दिया और आर्डर भी किया कि इसको गिरफ्तार करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि मालिक ने उधर तो ट्रकिंग पॉइंट पे ये काम हो रहा है तो मालिक का इसमें क्या कसूर है? सही। तो मियां रियाज साहब, ये फिर जो कोटा मिलता है हुकूमत की तरफ से और वो सस्ती गंदुम होती है, वो फिर मसनूई बहरान पैदा कर दिया जाता है फ्लोर मिल्स की जानिब से और महंगे दामों मार्केट में बेच दी जाती है। तो अगर इस चीज़ के खिलाफ अगर एक्शन हुआ है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पहले से बताएं कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं या एक SOPs तय करें? ऐसा हम ये नहीं कहते पहले से बताया। हमारे महकमे के साथ एक SOPs तय हुए हैं कि ये जो है जब पॉलिसी बनी थी, जब रिलीज पॉलिसी शुरू हुई थी, एक SOPs बने थे कि हम इन SOPs के तहत आपस में चलेंगे। हम कह रहे हैं कि जो SOPs हमारे बने हुए थे उनके तहत चले। एक माह के बाद नई गंदम आने वाली है, एक माह के बाद नई गंदम आएगी, आप प्रोक्योरमेंट की तरफ तवज्जो दें, प्रोक्योरमेंट करें। उसके बाद जो आप पॉलिसी बनाएंगे हम आपके साथ बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, उसके ऊपर पूरा साल हम चलेंगे। और सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 18 मिलों को सप्लाई बंद की गई है। तो आपके ख्याल में ये बहरान सर उठाएगा कि मार्केट में आटा दस्तियाब ना हो या गंदुम दस्तियाब ना हो? देखिए शक्ति साहब ने मैंने जैसे पहले कहा ना 18 का तो उन्होंने ऑप्शनली बंद किया ना, मगर 100 का जो हम कह रहे हैं उनको अनऑप्शनली बंद किया कि जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि ये अब जो लोग बात करते हैं मैंने उनकी वैसी मिलें बंद कर दी नहीं है कि वो आवाज ही ना उठा सके। अगर मैं करप्शन भी करूं तो उसके खिलाफ भी आवाज ना उठाएं। ये उनका मंसूबा है कि ये मैं ऐसी इनकी आवाज दबाऊं कि अगर मैं करप्शन भी करूं तो ये मेरे खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। आपके ख्याल में कौन सी मिल्स हैं जिनको नवाजना चाह रहे हैं? ये वही मिल रहे जिनकी ये सिफारिश कर जब कैन कमिश्नर थे उनकी सिफारिश करते होते थे। इनके खिलाफ जब इंक्वायरी एक डीडी हमारा लाहौर का था, इंक्वायरी इनके पास गई, उस डीडी ने लेटर लिख कर दिया कि ये मुझे उसी मिल की तो ये सिफारिशें करते रहे हैं। अब ये मैं इनसे कैसे अपनी इंक्वायरी करवाऊँ? ये GDS में लेटर अभी भी मौजूद है इनके खिलाफ, यही शख्स तो मुझे सिफारिश करता रहा है। अब मेरी इंक्वायरी इसके पास गई हुई है, मैं इस शख्स से कैसे अपनी इंक्वायरी करवाऊँ? ये किस इलाके की मिल है? चले मिल का नाम ना बताएं, इलाका बता दें। इलाका लाहौर का ही है। अच्छा, लाहौर का ही है। तो टोटल कितनी मिल्स है जिनको नवाजना चाह रहे हैं सेक्रेटरी साहब? ये एक मखसूस इनका एजेंडा कि मैं 20-25% मिलें चलाऊं। अच्छा। और उनसे अपनी कोई गिव एंड टेक करूं, ये इस मखसूस एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। सही। तो ये लाहौर की जो मिल का जिक्र किया आपने, इसके अलावा भी कोई मिल्स हैं जिनको नवाजना चाह रहे हैं? देखे ना, ये एक तरीका कार होता है कि अगर एक चीज है आप 10 आदमियों को देंगे और उसके साथ गिव एंड टेक कर लेंगे तो सारी बात है कि जैसे टेंडर मिलता है तो मखसूस मिलों को मिलेगा, उनके साथ गिव एंड टेक करेंगे। साबिक चेयरमैन सेक्रेटरी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां रियाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब देखिए
हुकूमत की तरफ से जो ये एक एक्शन लिया गया फ्लोर मिल्स की जानिब, फ्लोर मिल्स के लिए कि वो फ्लोर मिल्स जो अपना कोटा हुकूमत से लेकर उस गंदम को महंगे दामों मार्केट में सप्लाई कर दी, और जो हुकूमत के साथ एक वायदा है कि सब्सिडाइज्ड आटा मार्केट में आएगा, उसमें एक बहरान पैदा हुआ। लेकिन जिस तरह मियां रियाज अहमद साहब की बात हमने सुनी कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, पंजाब हुकूमत के जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो कुछ और मिल्स हैं जिनको नवाजना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, देखें ये एक ऐसा मसला है जिस पे बात की जा सकती है तफसील से, लेकिन इसमें जो एक बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि मार्केट में आटे की सप्लाई मुतासिर ना हो, क्योंकि देखें गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी है, बिना कि वो तंदूर से ले ले या आटा लाए अपने बच्चों को, शाम को पूरी दिहाड़ी कमाने के बाद वो आटा लाता है, बच्चों को रोटी खिलाता है। तो आटा एक ऐसी बुनियादी जरूरत है कि रोटी तो गरीब तो रोटी चटनी के साथ भी खा लेता है, और वही आटे का बहरान अगर पैदा हो गया मार्केट में तो फिर क्या होने वाला है। और हम तो यही सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन में, सारी खींचातानी में हमारे अवाम का कौन सोचेगा, कौन ये सोचेगा कि जो एक मजदूर सुबह घर से निकलता है इस नियत से कि शाम को जब वो आएगा तो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, रोटी लेकर आएगा, आटा लेकर आएगा, अगर वो उससे भी महरूम हो जाएगा और इस तरह का बहरान हमारे मुल्क में पैदा हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, और जब इस तरह की जो है ना सिचुएशन हमारे मुल्क में पैदा होती है, और जब इस तरह की जो है ना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, तो हम बस यही कह सकते हैं कि इनको ख्याल करना चाहिए, हमारे गरीब आवाम का सोचना चाहिए, और अगर आवाम का नहीं सोचेंगे तो मुल्क तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि किस तरफ जा रहा है। तो अच्छा, अब एक चीज़ हम अपने नाज़रीन को वाज़ेह करते जाएं कि आटे का कोई बहरान नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे आपको आटा मिलेगा, ठीक है, वो आपको सब्सिडाइज भी मिलेगा, चक्कियों पर भी प्रोड्यूसर साहब चक्कियों में भी आपको आटा मिलेगा, ठीक है। तो आपने आवाम ने परेशान नहीं होना, मतलब आपको खबर आप जो सुनेंगे टीवी चैनल्स पे कि जी आटा बहरान सर उठा रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, जाके आटा खरीद लें, आराम से मिलेगा। बिल्कुल, ये जो सनसनी खेजियां है ना, हम सुनो न्यूज़ इसके बड़ा खिलाफ है। हम अपने नाजरीन को जो हकीकत है वही दिखाते हैं। हम कोई इस दौड़ में नहीं है कि हम नंबर ले जाएं और सनसनी क्रिएट कर दें, किसी झूठी खबर के पीछे भी हम ब्रेकिंग चलाना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मौला जिसमें बात करना बहुत जरूरी था। यस जी, सॉरी टू कट यू जमील, ब्रेकिंग की बात हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेक भी ले लें। ब्रेक भी जरूरी है, तो लेते हैं जी एक ब्रेक। काफी देर हो गई हमने ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक नहीं ली, लेते हैं जी एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अमजद इस्लाम अमजद साहब का जिक्र करते हैं, शायर, ड्रामा निगार, नक्काद अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को सियालकोट में पैदा हुए और 1980 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। 1968 से 1975 तक MAO कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में तदरीसी खिदमात अंजाम देते रहे और अगस्त 1975 में पंजाब आर्ट काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 1975 से 1979 तक पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर डायरेक्टर वो वाबस्ता रहे और उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स समेत मुताद्दिद सरकारी इदारों में भी सरकर्दा ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाते रहे और उन्होंने शेर और अदब की कई जहलत में काम किया और उनके तर्जुमे के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी उन्होंने तहरीर किए और जुमे के दिन अमजद इस्लाम अमजद मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। दुनिया अदब का एक बड़ा नाम अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में अपने मद्दाहों को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जनाब। और जिस तरह हम सितारे इम्तियाज से भी उनको नवाजा गया, बिल्कुल जी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया, बिल्कुल जी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉबिन घोष की। बंगाली और उर्दू ज़बान की फिल्मों में जो खूबसूरत मौसीकी देकर अपनी फ़नी अजमत का सिक्का जमाने वाले रॉबिन घोष जो हैं वो 13 सितंबर को पैदा हुए इराक के शहर बगदाद में। 1972 में जब फिल्म एहसास जो है वो रिलीज़ हुई तो उसके सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए और बतौर मौसीकार रॉबिन घोष साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया उनके गानों को, उनके म्यूज़िक को। और फिर आगे अगर उनकी और फिल्म्स की बात करें, आईना जब रिलीज़ हुई, बंदिश, कुर्बानी, आहट जैसी फिल्में, और उनकी फिर आखिरी जो फिल्म थी जिसका म्यूज़िक उन्होंने दिया वो है जो डर गया वो मर गया। इस तरह की फिल्म्स में जब उन्होंने मौसीकी दी, मौसीकार थे बहुत ज़बरदस्त। आज भी जब हम ये गाने सुन रहे थे तो जमील कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है और वो क्या मीनिंगफुल गाने हुआ करते थे उस वक्त में, क्या खूबसूरत लिरिक्स हुआ करते थे। और फिर मौसीकार का मुझे लगता है एक बहुत अहम किरदार होता है सारी चीज को तरतीब देने में। हिट गाने ही ना और सुपर डुपर हिट ऐसे के 20-20 साल
उनकी आप मकबूलियत जो थी। लेगेसी कह लें या मकबूलियत, मतलब वो उसका वो जो एक तर्ज होता है ना उस म्यूजिक का और लिरिक्स और सेंस। अच्छा, आज भी अगर हम वो गाने सुनते हैं जमील, जिस तरह से अभी हम वो गाने सुन रहे थे, तो आज भी हम रिलेट कर सकते हैं और आज भी उतने ही मकबूल हैं और एवरग्रीन एवरग्रीन कहा जा सकता है ऐसे गानों को। जी अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप 10 बजे की हेडलाइंस देखें, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। बढ़ते हैं जनाब और तुर्की शाम ज़ल्ज़ले की अपडेट लेते हैं, क्योंकि तुर्की में हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है और तुर्की की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क में जो ज़ल्ज़ला आया उसके बाद मरने वालों की तादाद 34,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 77,000 अफराद ज़ख्मी हैं। शिमाल मगरबी शाम में हलाकतों की तादाद जो है उस डेथ टोल वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको इस हवाले से हम मजीद भी अपडेट करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस की जमील एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम में ज़ल्ज़ले के बाद 5.3 मिलियन जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। यानी कि इतना बड़ा डिज़ास्टर आया और इतनी ज़्यादा तबाही हुई, बस हम दुआ कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और पाक फ़ौज की अगर हम बात करें, 1122 की बात करें, तो वो वहाँ पर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरअंजाम दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और दुनिया भर में उनको सराहा जा रहा है। पाक फ़ौज की अगर हम बात करें तो वो टाइमली वहाँ पर पाक फ़ौज के नौजवान पहुँचे और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी निभाया और लोग उनको दाद भी दे रहे हैं। इस तरह की मुश्किल घड़ी में जब पाकिस्तान की तरफ से, जब पाकिस्तान की अगर हम अपनी बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम इकनॉमिक क्राइसिस में इस वक्त मुब्तला हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाया और मदद के लिए पाक फ़ौज के नौजवानों को 1122 के नौजवानों को वहाँ पर भेजा और वो अपनी जो है ना बिल्कुल रेस्क्यू अमल में वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जमील मैं यही कहूँगा कि जिस तरह यूएन की रिपोर्ट है कि तकरीबन 50 लाख से जायद घराने जो हैं वो इफेक्ट हुए, वो बेघर हो गए हैं 50 लाख से ज़्यादा लोग। तो मुश्किल की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में हम अपने तुर्की बहन भाइयों के साथ हैं और जिस हद तक भी मुमकिन है पाकिस्तान उनके लिए इमदाद भी भेज रहा है। पाकिस्तान के पाक फ़ौज और रेस्क्यू के दस्ते भी वहाँ पर मौजूद हैं और अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया से इनफैक्ट वहाँ पर रेस्क्यू का ये अमल जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये डेथ टोल मज़ीद ना बढ़े और जल्दी जल्दी ये रेस्क्यू का अमल भी कंप्लीट हो ताकि लोगों को वहाँ पर रिलीफ मिले। ये एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है, इसको साल लग जाते हैं रिकवरी मोड में जाने में। और जमील एक और ख़बर के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी कि तुर्की में ज़ल्ज़ले से जो इमारतें गिरी हैं उनके जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया और कहा यह जा रहा था कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उन बिल्डिंग्स में वो इतना अच्छा नहीं था। बट हम लोग यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें कि वो अच्छा तो बैरून मुल्क भी भाग गए, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स में हम किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से ही हुआ या फिर नाकिस जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से ज़ल्ज़ले में वो जो बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई। बस हम दुआ कर सकते हैं कि डेथ टोल और ना बढ़े और लोगों को जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू किया जा रहा है, एनिमल्स को, हार्ट रेंचिंग और बहुत तकलीफ दे। जमील, मैंने एक उस दिन बिल्ली की वीडियो देखी जिसको मलबे में से निकाला जा रहा था, उसको रेस्क्यू किया जा रहा था और जिस अजियत में, जिस तकलीफ में वो बिल्ली थी। तो इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी मुझे लगता है एहसास करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स में उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि और तबाही ना हो, डेथ टोल और ना बढ़े और जल्द अज जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल जनाब, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद रेडियो की अहमियत के बारे में शऊर बेदार करना है, रेडियो के ज़रिए मालूमात तक रसाई में मदद देना और नशरियाती इदारों के दरमियान जो है राब्तों में इजाफा करना। रेडियो आम तक मालूमात पहुँचाने का सबसे कदीम ज़रिया है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में
44,000 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस मौजूद हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 2000 के बाद FM जो है ना वो स्टेशंस का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसमें अवामी आगाही, तफरीही जो है ना कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए, मौसीकी के हवाले से मालूमाती प्रोग्राम्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुरू किए, और लोग बहुत शौक से जमील रेडियो आज भी सुनते हैं। बिल्कुल, मैं तो यकीन करिए आज भी आदत है कि गाड़ी में म्यूजिक से ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं रेडियो सुनूं। और 100+ मैं कहूँगा कि प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो पे जो स्ट्रीम होते हैं, तकरीबन 30 के करीब सरकारी हैं। तो इंफॉर्मेशन हो, खबरें हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो, तो एक बहुत अच्छा जरिया है रेडियो आवाम तक मालूमात पहुंचाने का। भी तो रेडियो के आलमी दिन के मौके पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मोना ज़िया साहिबा इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं और असगर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। असगर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह करम है। मैम, आप खैरियत से हैं? Alhamdulillah, thank you for inviting us. एंड मोना, आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट और ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कशन को इस तरह इसका आगाज़ कर लेते हैं कि रेडियो जो है आप समझे कि वो मोड है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जब आज के दौर का टेलीविज़न, सोशल मीडिया नहीं होता था तो एक रेडियो होता था, एंटरटेनमेंट। तो असगर साहब से आगाज़ करते हैं कि रेडियो का एक बूम था और उस बूम के बाद आज रेडियो जिस जगह, जिस मकाम पर खड़ा है, आपके ख्याल में जस्टिफाइबल है? आपने सवाल की नौइयत को बहुत वसी रखा है जिसके पस मंज़र में मुझे काफ़ी से ज़्यादा बोलना पड़ेगा। बुनियादी बात यह है कि मैं रेडियो में उस वक्त से हूँ जब हमारा 50s और 60s का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था, और फिर आज तक मैं वहाँ पर हूँ। यानी 1970 से अब तक, यानी 53वां साल है मुझे रेडियो में। मैंने ये चीज़ देखी है वहाँ पर कि अमन का प्रचार करने वाला अगर कोई इदारा है तो वो रेडियो पाकिस्तान है। हमारे मुल्क में रेडियो पाकिस्तान, उसको लाहौर में ले लें या किसी भी स्टेशन पे ले लें, वो अमन का एक दाई है, अमन का दावा करने वाला ही नहीं, अमन का प्रचार करने वाला भी है। और वहाँ मोहब्बत है, सलूक है, लोगों से हम नवाई है, और उसके साथ साथ जो नशरियात हैं उनमें जहाँ इस्लामी तालीमात शामिल हैं, जहाँ अदब शामिल है, जहाँ आपका यानी एंटरटेनमेंट है, आपकी रूहानी तसल्ली के लिए प्रोग्राम है, वहाँ अमन का बहुत ज़्यादा प्रचार है कि कभी आप रेडियो सुने अगर तो बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि तब्दील कर दो, सुनते रहेंगे आपको कोई प्रोग्राम बाज़ चैनलों पे चलता है, हमारे टीवी चैनलों पे, कि लोग तब्दील कर देते हैं कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, कोई और सा स्टेशन लगा लो। लेकिन रेडियो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ का कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, आप सुकून से बच्चों के साथ में सुन सकते हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल ऐसे है। मोना साहिबा, आज के दौर के हिसाब से जो तब्दीलियाँ आई टेलीविज़न की सूरत में, सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की सूरत में, आपके ख्याल में रेडियो इंडस्ट्री जो है कितनी स्क्वीज़ हो गई, और रेडियो में वो क्या जिद्दत है जो हम नहीं अपना सके और हमें वो अपनानी चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि सब चीज़ें चेंज होती गई वक्त के साथ साथ, रेडियो ने अपने आप को चेंज नहीं किया। मैं रेडियो से तब से मुंसलिक हूँ। हिना ने एक बात की, 2000 में बूम आया, मैं 2000 से पहले की हूँ, यानी बूम 95 में आया था। पहला रेडियो चैनल जो प्राइवेट आया था पाकिस्तान में, दैट वाज इन 1995। सो आई जॉइंड इन 1998। मैं भी बहुत पुरानी। तो बात ये थी कि तब प्राइवेट रेडियो चैनल्स आना शुरू हुए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, बूम आया, सब लोग क्रेजी हो गए कि जी रेडियो है, म्यूज़िक दे रहा है, और आपको पता हमारा पॉप म्यूज़िक बहुत था अच्छा। उसके साथ साथ अब आगे फिर टीवी आ गया, पर हमेशा मैं कहती हूँ कि रेडियो इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन टीवी, इसलिए क्योंकि रेडियो पे सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपकी गुफ्तगू है, आप क्या बात कर रहे हो, किसी को क्या बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सिर्फ वही लोग सुनना चाहेंगे। टीवी में तो आपके पास और मीडियम्स हैं, आप इतने अच्छे लग रहे हैं, आपकी शूटिंग बहुत अच्छी है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, सो बहुत सी चीज़ें जो है उसको मिलकर जो है इन्हांस कर देती हैं। पीपल वांट टू
सी यू। बिल्कुल मोना, आपने बिल्कुल सही कहा कि रेडियो पे जो है ना, आपने अपने एक्सप्रेशंस जो है ना लोगों को सुनाने होते हैं, बिकॉज आप दिखा नहीं Yes, सकते। आपकी आवाज में एक्सप्रेशन आपके आवाज में बिल्कुल वही आप एक खिड़की के बाहर कह रहे हो आज मौसम कितना अच्छा है, चाय पी रहा हूँ, एंड यू विजुअलाइज दैट, हालांकि आपकी खिड़की भी नहीं होती चाय। Exactly. बट यू हैव टू टेल थ्रू योर वर्ड्स कि कितनी अच्छी जगह है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा होता है, कहानी होती है जो हम रेडियो पे बता रहे होते हैं। Exactly. अब वो बात आ गई, डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल स्टोरीज आ गई, पॉडकास्ट आ गया। हालांकि पॉडकास्ट पहले की चीज़ है, लेकिन अब पॉडकास्ट जब विजुअल हो गया तो लोगों ने पॉडकास्ट को देखना पसंद किया और बहुत सारी चीज़ें आई। रेडियो की एप्स कुछ इंट्रोड्यूस हो गई, हमारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स ने इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गैप है कि उसके अंदर कोई जिद्दत, कोई नई चीज़ नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। जी। अच्छा मोना, आपसे एक और सवाल कि अब अक्सर लोग जो हैं वो रेडियो पर आवाज़ के साथ साथ जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे जो है वो देखने वाले महजूज होते हैं, सुनने वाले भी मजीद दिलचस्पी पैदा हो जाती है। मजीद Yes. दिलचस्पी बढ़ती है। आप क्या समझती हैं कि ये क्या अच्छा चेंज आया है, या इससे जो है आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं? डू यू थिंक इट्स अ गुड चेंज? नहीं, इट्स अ गुड चेंज। देखो ना, अब तो विजुअल का दौर है, अब तो स्टोरीज और रील्स का दौर है, लोग देखना चाहते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। सो व्हेन यू आर लाइव इंस्टा पे, जैसे आप रेडियो भी कर रहे हो, तो अच्छा लगता है, इट्स समथिंग न्यू, और वही वक्त के साथ चीजें चेंज होती रहनी चाहिए। असगर साहब, आप बताइएगा कि क्या ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है कि अब साथ में वीडियो भी अक्सर लोग जो है जो प्रोग्राम्स कर रहे वीडियो होते हैं तो जाहिर है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने वीडियो 70s में देखी है। क्या कि बाहर लोग आ गए गेट के बाहर रेडियो हाँ के, जी, हाँ जी। और उन्होंने कहा कि फला प्रोग्राम हो रहा है, वो शख्स प्रोग्राम कर रहा है वहाँ पर, और वो जब प्रोग्राम ख़त्म करेगा तो बाहर निकलेगा, उससे गेट कीपर से कहा कि हमें इशारा कर देना जब वो आए। अरे हम मिलना चाहते अरे हैं, वाह तो वाह एक किस्म की वीडियो ही थी वो। वीडियो ही थी। 10, 15, 20 आदमी खड़े हुए देख रहे हैं कि फलां शख्स आया बाहर, आया तो वो है, ओह ये है। ये है वो अच्छा शख्स। साहब, अगर रेडियो की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़े बड़े नाम रेडियो से पैदा हुए पाकिस्तान में। अदाकारी हो, सदाकारी सदाकारी हो, फनकारी हो, मेज़बानी हो, तो वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत है रेडियो। तो आपके ख्याल में आज के जिद्दत के दौर में भी क्या उसी तरह मैं एक बात कहूँगा कि आज भी वहाँ पर बहुत बड़ा उस्ताद मौजूद है। लोग नहीं समझते, लेकिन मेरी आंखें भी देखती हैं और मेरा एहसास जो है वो भी जानता है कि उस्ताद मौजूद है सामने। कौन? माइक। माइक। आप जुमले बोल रहे हैं, एग्जैक्टली। आपको एहसास हुआ कि मैंने जुमला ये बोल दिया, इसकी जगह तो बेहतर जुमला ये था। आप आइंदा के लिए उससे सीख लेते हैं कि मुझे आइंदा क्या बोलना है, क्या बोलना है, और सिर्फ बोलना ही बोलना है। जैसे मेरी बच्ची ने कहा कि बोलना जो है उसी में सारे एहसासात आने चाहिए। तो रेडियो ने मुझे, तकरीबन ये 53वां साल है, रेडियो ने क्या नहीं दिया मुझे। बोलना सिखाया, डॉक्यूमेंट्री बोलनी सिखाई, फीचर बोलना सिखाया, ड्रामा बोलना सिखाया, कंपेयरिंग सिखाई, अनाउंसमेंट सिखाई, नरेशन सिखाई। जिस किस्म का भी सिलसिला है, जब कोई थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो तो फ़ौरन मेरे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, जैदी यार उठना, ये रिकॉर्डिंग करा दो। मैं देखता हूँ, मैं कहता चलो। अरे वाह। यानी ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती मुझे। रेडियो ने इतना तजर्बा दिया, उस माइक ने इतना तजर्बा दिया कि इस वक्त मुझे ये एहसास नहीं होता कि माइक मेरा उस्ताद मेरे सामने है, हालांकि वो उस्ताद सामने है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रेडियो पे बिल्कुल ऐसे। मौलाना साहिबा, अगर आज के इंस्टीट्यूशंस की भी बात की जाए तो मीडिया रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का, उसमें टीवी चैनल और पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के साथ साथ रेडियो पर भी तवज्जो दी जाती है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अपने प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी हैं, तो वो उस पर ट्रैफिक की मालूमात हो या यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो या खबरें हो या कुछ भी हो तो चलता रहता है। चलता तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी काविश है बिल्कुल रेडियो को अच्छा। जिंदा कैंपस रखने की? रेडियोस बने हुए हैं और हर बड़ी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है कि कैंपस रेडियोस पे बच्चों को दिया जाता है कि वो अपना कोई भी जिसमें वो समझते हैं कि लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या एक स्टोरी बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में आके जो है इस पर काम कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। मेरी हमेशा से एक बच्चे ही हम कहेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि रेडियो को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन नहीं लोग लेते। मेरे पास जब भी आते थे हमें ऑडिशन के लिए, हमें छुट्टियां हैं, हमें 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम है, आप वो दे दें, फिर हम, तो रेडियो इज़ अ फुल टाइम जॉब।
ये मैं अपने बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स को या अब जो आजकल के बच्चे हैं उनको कहना चाहूँगी, रेडियो इज़ अ फुल टाइम जॉब और उसको एज अ जॉब ही आप लें। ये नहीं कि आपके पास टाइम फारग है, आप आए हैं, बोले हैं और पार्ट चले टाइम गए। आप कर लें, रेडियो चलें जी, कर लें। रेडियो के लिए आरजे आपको बनना लोगों की एक बड़ी ख्वाहिश हुआ करती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। बड़ा शौक हुआ करता था। आरजे से ही ये एंकर का सफर आया। बिल्कुल। और तो टीवी नहीं होता था। आपको लगता है कि शायद पे अच्छा नहीं करते, तो ये भी एक रीजन है इसको एज अ प्रोफेशन? लोग समझते हैं कि इट्स अ पार्ट टाइम थिंग में, मतलब कोई भी उठ के ना जाके बोल सकता है, लेकिन ऐसा तो जैसे नहीं है। जैसे आप माइक के आगे आते हैं, सर को पता होगा, आप उस्ताद बड़े बड़ों है की ना टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं माइक पे बोलना और लाइव बोलना है। एग्जैक्टली। सही बात है, सही इतने बात। लोग आपको सुनेंगे उस वक्त, तो उस वक्त आपको पता चल जाता है, जैसे लग समझ जाती है। बिल्कुल। असगर साहब आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? जो लोग आपको देख रहे हैं, नौजवान नस्ल इस वक्त आपको देख रही है, वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या वो क्वालिटीज़ का होना, खुसूसियात का होना ज़रूरी है? बुनियादी बात यह है कि रेडियो कैमरे के सामने नहीं है, माइक के सामने है। बिल्कुल। तो आपको एक तो ये कि बोलना आता हो सही तरह, ठीक है। इल्म हो, ठीक है। और आपकी आवाज़ ज़्यादा बेस में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। बोलने के अंदाज में ठहराव हो, इत्मीनान से बोले, लेकिन इतना वक्फा भी ना दें कि लोग समझें कि शायद भूल गया है ये बोलना। तो अच्छा। उसके लिए काफ़ी सलाहियतों की ज़रूरत है। तो क्या मुफीद मशवरा देंगे क्या आप मुफीद, नौजवानों को? बिल्कुल, क्या टिप्स देंगे? यही है कि आप प्रैक्टिस करें। अच्छा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना तजर्बा आपको हासिल होता जाएगा, उतने ही आपका दिल भी, जहन भी और सलाहियतें भी मुतमईन होती चली जाएंगी। तो असगर साहब, आपके रोल मॉडल कौन थे? आप किसको सुनते थे, किससे इंस्पायर हुए? ये जो आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव है, ये जो पॉजेज बेस हैं, है। जो बेस है, बिल्कुल बोलने ये का अंदाज, लहजा। खूबसूरत। तो ये कहाँ से आपने खुद किससे इंस्पायर होके ये सीखा? बुनियादी बात यह है कि मेरे घर में 2 ब्रॉडकास्टर पहले से मौजूद थे। एक मुझसे बड़े भाई जी बादशाह गर जैदी, जी। और एक मेरे सबसे बड़े भाई मुशब्बर हसन जैदी। वो पाकिस्तान बनने के बाद से Exactly. रेडियो में थे, और ये छोटे थे, ये 2006 में रिटायर हुए हैं। तो वो जो कैफियत एक ब्रॉडकास्टर में होती है, जी। उसका एहसास भी था उनको देख देख कर, और उनकी सलाहियतों को देखकर हम खुद ब खुद संवरते जा रहे थे थोड़े बहुत। लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने कह दिया था कि मैं रेडियो पर नहीं बोल सकता। अच्छा। जी। तो फिर उसके बाद जी हाँ, कैसे जी हाँ, फिर जी हाँ, मैं As a बताता हूँ। challenge, फिर इन्होंने- चैलेंज लिया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। कुछ नहीं। 1970 में मैंने बीए में दाखिला लिया। अच्छा। तो कोई महीना 1.5 महीना हुआ था कि हमारे उस्ताद मरहूम डॉक्टर एराज नकवी, उन्होंने क्लास में किताब पढ़वाना शुरू की। अच्छा। जब 2-3 दिन गुजर गए तो मैंने कहा ये क्या मुसीबत है कि 6ठी 7वीं 8वीं का सिलसिला ये बीए में भी शुरू हो गया किताब पढ़ने का। हाँ जी। अब मुझे क्या पता कि अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी के लिए ये एजाज़ सौंपना चाह रहा है मुझे। बिल्कुल। उन्होंने 4-5 दिन किताब पढ़वाई, तो 2 लड़कों से कहा, एक तुम और एक तुम, दोनों मुझसे 1 बजे कमरे में मिलना। हम दोनों 1 बजे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा आज मेरी 4:30 बजे रेडियो में रिकॉर्डिंग है, तो तुम रेडियो पहुंच जाना, 2-2 सवाल करने हैं तुमने, मैं लिख कर दे दूंगा। अच्छा। हम पहुंच गए रेडियो। जब उन्होंने मजमून पढ़ लिया, इशारा किया, एक सवाल मैंने कर दिया, फिर दूसरा सवाल दूसरे साथी ने कर दिया, फिर मैंने कर दिया, फिर उन्होंने कर दिया। अब देखिए कि प्रोड्यूसर सामने बैठे हुए, शीशे के परे रिकॉर्डिंग हो रही, सामने बैठे हुए। हाँ जी। तो हमने सवालात कर दिए। प्रोड्यूसर की सलाहियत कितनी थी जी कि 2 सवाल किए हैं सिर्फ मैंने। जी। तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, मैं जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला कि उस्ताद आ रहे हैं। हाँ जी। तो सामने प्रोड्यूसर साहब खड़े हुए, कमर कुरैशी नाम था उनका, मरहूम का। तो मैंने, यार जैदी आ जाया कर यार। अरे वाह। मेरे 2 भाई मौजूद थे, मुझे पता था रेडियो की उस वक्त की हैसियत का। ओह, मैंने कहा रेडियो के दरवाजे खुले, रेडियो के दरवाजे खुले। वो ऐसे खुले कि आज तक बंद नहीं हुए।
अरे वाह, Very nice, क्या very बात nice. है, क्या अच्छा, बात है। आज के दौर की अगर बात की जाए, हम थोड़ा रिलेट वो दो सवाल करने पर एक बात कर लूं कि दो सवाल करने पर आवाज का ग्राम पहचान के सिर्फ मुझसे कहा, दूसरे लड़के से नहीं कहा। क्या बात हो, बिल्कुल। प्रोड्यूसर कैसा था वो? उसकी सलाहियत इतनी बिल्कुल। बेहतरीन और सलाहियत। आज भी ऐसे प्रोड्यूसर मौजूद हैं रेडियो में जो रेडियो को फिर कैसे दोबारा उभारना चाहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त लगता है हर चीज को। मेहनत कर रहे हैं। आप क्या फरमा रहे बिल्कुल। मैं इसको आपकी इस बात को, इस कहानी को रिलेट करना चाह रहा हूँ आज के दौर के हिसाब से। मोना साहिबा, ये जो आप कह लें कि काम करने के मौके हैं, ठीक है, वो कितनी कमी है उसकी रेडियो में, खास तौर रेडियो में नहीं, मतलब मैं हमारे मुआशरे की इसको रिलेट करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले तो चले फ़ोन्स में भी रेडियो की एक ऑप्शन होती थी कि आप फ़ोन में जैक लगाते थे तो रेडियो ऑन हो जाता था। आज के एंड्रॉयड फ़ोन में वो सहूलत भी छीन ली गई है। तो मेरा तो ये गिला है। नहीं, आप क्या सबका ये कहेंगे गिला है, गिला ऐप्स बनता आ है। गई ना, ऐप्स डाउनलोड कर लें और उसको आप सुन सकते हैं। देखिए वो एप्स आप, यू आर राइट, एज एन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और फिर आप उसको सुनें। लेकिन किसी भी जमील ये तरह कहना चाह रहे हैं कि जो इनबिल्ट फीचर था, वो ज्यादा कन्वीनियंट था बहुत सारे ज़्यादा लोगों के लिए। कन्वीनियंट था और उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी। ऐप्स वाले तो मेरे ख्याल में ये पे मोबाइल कंपनी से पूछना चाहिए ये क्यों किया आखिर क्यों। आपके ख्याल में आज के वक्त की क्या ज़रूरत है इन मामलात में कि अगर हम तालीम व तरबियत और सीखने के अमल को अगर जारी रखना चाहें? देखिए सबसे कदीम जरिया कम्युनिकेशन मैं यही कह रही हूँ कि लास्ट टाइम का जरिया ही मैं लास्ट टाइम जो गई थी तो उसमें यही इस पे बहस हुई यूनिवर्सिटी कैंपस में कि इज़ रेडियो और डाइंग मीडियम, इसी के ऊपर हमने एक टॉपिक पे बहस की। कुछ इसके फॉर थे, कुछ उसके अगेंस्ट थे। अब बात तो है कि ऐसे ही लगता है कि रेडियो पीछे जाई जा रहा है, लेकिन अभी भी रेडियो के सुनने वाले हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, सिखाने वाले हैं जिन्होंने कभी इनकार नहीं किया, और हमारा बोलना, लहजा, सब कुछ जितने भी आप लोगों को सुनते हैं वो हम सीखते ही रेडियो पाकिस्तान से, ठीक है ना, कैसे बोलना है, क्या चीज़ पे रुकना है। तो मेरा सबसे ज़्यादा यही होता है कि लोगों का जो पढ़ना है ना, जो कंटेंट है जिसको हमने फिलबदी बोलना होता है, वो कंटेंट पढ़ने का जो है थोड़ा कम हो गया है। लोगों को पढ़ने का शौक नहीं रहा, ठीक है। हमें कहा जाता था जब हमने रेडियो भी ज्वाइन किया, आप रोज़ अखबार पढ़ के आया करें, आपको पता हो आज क्या है, क्या होना है, दुनिया में क्या हो रहा है, सारी मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। आप आज वर्ल्ड रेडियो डे पे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो की हिस्ट्री क्या थी, आगे क्या है और आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो जब आपने 2 घंटे इस पे बोलना है तो यू शुड नो समथिंग। वो तब आएगा जब आप कुछ पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हमारे जो आजकल टीनेजर्स हैं उनमें ये चीज खत्म हो गई। कि कंटेंट पे ध्यान नहीं दे आज रहे, का बुक content change हो गया। रीडिंग, कंटेंट ही अपने चेंज हो ऊपर गया ना। ध्यान ज्यादा है और कि मैं लाइव इंस्टा पे चला जाऊं और मैं बोलने लग मेरे जाऊं और मैं भी followers और आरजे fan बन जाऊं, मेरे following क्या फैन है? फॉलोइंग और वो वो focus अब कंटेंट का ज्यादा उस तरह से ध्यान नहीं रखा हाँ। जाता। बहुत अच्छी बात आपने मोना की कि आजकल की अगर हम बात करें, हम टीनेजर्स की बात करें, हम यूथ की बात करें, उनको वो फेम तो हासिल करना चाहते हैं, फेमस भी होना चाहते हैं, रेडियो में भी काम करना चाहते हैं, टीवी पर भी आना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना भी चाहते हैं, बट इन सारी चीज़ों के साथ जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है वो है आपका अच्छा बोलना, आपका कंटेंट। अगर आप पढ़ेंगे, उस पर भी आप तवज्जो अच्छा देनी बोलेंगे, चाहिए। उस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। असगर साहब, जाते जाते आपका कमेंट लेना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? जो लोग रेडियो से वाबस्तगी चाहते हैं, रेडियो में आके प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनको कुछ सलाहियतों को उजागर करना पड़ेगा। बोलने की सलाहियत, इल्मी सिलसिला। अब देखिए, मैंने जब इत्तेफाक से एमए उर्दू, एमए हिस्ट्री कर लिया था मैंने, लेकिन दरकाने नमक हो गया, रेडियो में रहा, रेडियो से बाहर नहीं गया। तो हुआ ऐसा कि उसमें एमए उर्दू करने में मुझे पढ़ना पड़ा। दबिस्तान हैदराबाद दक्कन, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, तीनों दबिस्तान पढ़ डाले और एक एक शायर पढ़ डाला, एक एक मुसन्निफ पढ़ डाला। तो क्या हुआ कि अब तक वो बेरुखी से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में। अरे वाह वाह, क्या बात है। ऐसी कैफियतें मुझ पर तारी रहती हैं उस पढ़ने की वजह से, इल्म की वजह से। गुफ्तगू करना शुरू करूँ किसी भी मौजू पर, अगर फर्ज किया गज़ल पर गुफ्तगू करनी शुरू की है, हाँ जी, तो आप मुझसे घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गुफ्तगू करवा सकते हैं गज़ल के मौजू पर। मैं ग्रेट। हैदराबाद दक्कन, लखनऊ, दिल्ली,
इसके शुअरा के हवाले दे सकता हूँ। क्या बात है। यही वो इल्म है। यही इल्म है जो बोलने में कामयाबी देता है इंसान को। बिल्कुल कामयाबी देता है। इसमें थोड़ा बहुत अच्छा ठहराव भी होना मैसेज चाहिए, दिया। थोड़ा बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, ठहराव के साथ बोले। ये नहीं कि आपने कोई तेज दौड़ लगा दी है, नहीं, पॉजेस के साथ, पॉजिटिव के साथ आराम से बोले। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने असगर साहब, बहुत अच्छा मैसेज आपने यूथ को दिया और कि इल्म मैं जो है। एक बात और कर दूं जी। कि अल्लाह ताला मेरे प्रोड्यूसर्स और उनके जो ऊपर ऑफिसर्स हैं, वो अब ऐसी एक टीम है जी। कि मैं देखता हूँ कि ये चली गई तो क्या होगा रेडियो का हाल। क्या होगा। और अल्लाह ताला और खैर करे, सलाहियत अल्लाह वाले ताला आदमी उनको दे देगा, सलामत रखें, दे देगा। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त वो लोग बासलाहियत लोग हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे सही तरह जैसे होना चाहिए, और उनकी कोशिश रहती है कि वो काम करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। असगर जैदी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे एक खुफ्ता आदमी को जो छुपा हुआ था आप सर, आप छाया कर इंस्टीट्यूट दिया। हैं सर, आप तो एक आपसे तो इदारे की हैसियत रखते हैं। सीखने की ज़रूरत है आपसे, और हमारी यही कोशिश थी कि आज जब हम रेडियो पर बात करें तो रेडियो के माने ताने नाम जिनसे हम कुछ सीख सकें, आज की यूथ को कुछ पैगाम दे सकें, और रेडियो के आलमी दिन के मौके पर हम रेडियो की अहमियत पर भी बात कर सकें, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। बस एक बात कर दूं जी सर। कि दाग दहलवी का शेर है, उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है। जी 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 जी। रेडियो है जिसका नाम हम ही जानते हैं असगर, सारे जहां में धूम हमारे रेडियो की है। क्या बात है, जबरदस्त जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब आज होने जा रही है, और आज पहला मैच होगा, इफ्तिताही मैच आई मस्ट से कि पहला मैच आज खेला जाएगा पीएसएल 8 का। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट एंड स्पोर्ट एंकर इरफान सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, लेकिन उससे पहले हम मुल्तान का रुख करते हैं। हसन शेख हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इफ्तिताही तकरीब के हवाले से हम उनसे जानते हैं कि तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, क्रिकेट के मतवालों की इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज़ हो चुका है। और इस मरतबा मुल्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताई तकरीब जो है वो मुल्तान में शुरू होगी। और इस मरतबा जो है जो पहला मैच है मुल्तान सुल्तान और जो लाहौर कलंदर है उनके माबैन खेला जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये खूबसूरत स्टेडियम है जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। इस मरतबा इसमें चौके छक्कों की बारिश होगी। 5 मैचेस जो है वो मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगर बात की जाए तो पहला मैच वो आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के माबैन खेला जाएगा, जो कि शाम को इफ्तिताई तकरीब होगी 6 बजे, और उसके बाद जो है इफ्तिताई तकरीब के बाद 8 बजे जो है वो मैच खेला जाएगा। अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 15 फरवरी को खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच जो है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के माबैन खेला जाएगा, जबकि जो 19 फरवरी को मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन जो है वो चौथा मैच खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच जो मुल्तान स्टेडियम में होगा वो 22 फरवरी को मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के माबैन जो है खेला जाएगा। अगर इफ्तिताई तकरीब की बात की तो शाम को 6 बजे जो इफ्तिताई तकरीब यहाँ पर मुनक्किद होगी, जिसमें पाकिस्तान भर से जो मारूफ सिंगर्स हैं, जो गुलकार हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, और पहली मरतबा AROV टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। अगर आसान लफ्ज़ों में इसकी बात कर लीजिए तो आसमान पर लेज़र लाइट्स की मदद से जो है मुख्तलिफ स्केचेस बनाए जाएंगे जो कि डांसिंग्स होंगे, और यहाँ पर जो है जो म्यूज़िक का तड़का जो है वो भी भरपूर तरीके से लगाया जाएगा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो है खातिर खा इंतजाम किए गए, तकरीबन 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। अगर जो शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट के लिए जो है जो पार्किंग एरिया है वो फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो पार्किंग एरिया बनाया गया, जहाँ से जो शहरी हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, वो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें वहाँ पर पार्क करेंगे, और वहाँ से स्टेडियम तक का जो रास्ता है उनको स्पेशल बसेस जो है वो चलाई जाएंगी जो यहाँ तक लेके आएंगी। जी
हसन शेख, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से हमें बताया कि इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां कैसी चल रही हैं। लेकिन इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इरफान साहब इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, जमील कोई सवाल करे उससे पहले मैं आपका एक कमेंट लेना तैयारियों पे बात करना चाह रहा था कि मुल्तान के लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। इतना कर्फ्यू लग चुका है, बड़ी रोड्स बंद हो चुकी है, लेकिन खैर नहीं करते, हम इस पे नहीं बात करेंगे। हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट आगे लेके चलते हैं। उससे पहले इरफान साहब, मैं आपका टेक लेना चाहूंगी कि PSL 8 का ये जो गाना रिलीज हुआ है, मिक्स्ड किस्म का रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करें, फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले वाले गाने जो थे वो ज्यादा बेहतर थे, पहले वाले एंथम्स ज्यादा बेहतर थे। आप क्या समझते हैं? नया गाना सुनने के बाद हमें पुराने वाला ज्यादा अच्छा लगा। आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तो जो हमें याद होगा कि नसीबुल्लाह का था, उस पे जो हुई थी, इतनी कंट्रोवर्सी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जी। और उस पे जो कमेंट्स थे हमारे लेजेंड्स के भी, वो भी बड़े डिफरेंट थे जी। तो इसका मिला जुला रुझान है, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ को बुरा लगा। मैंने वैसे आई पर्सनली फील कि कोई भी एंथम आता शुरू में शायद आपको अच्छा नहीं लगता, बट आप जब 10-15 दिन उसको सुनना शुरू करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो शायद इसका भी ऐसा ही हो कि शुरू में इतना अच्छा नहीं लग रहा, शायद ग्रेजुअली आपको फिर उसका आप यूज्ड टू हो जाते हैं, जब आपके कान सुनने के आदी हो बनाया होगा ना इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने ये। असल में पहले अली सेठी साहब ने करना था, फिर जब नजम सेठी साहब की अपॉइंटमेंट आ गई तो उन्होंने फिर उनको पीछे कर दिया। और उनसे क्वेश्चन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप उनको गाना गाने देते, उन्होंने कहा नहीं, ये कंट्रोवर्सी आया नहीं। फिर मैं इसको अपने बेटे को जो पाकिस्तानी कल्चर में नेपोटिज्म का मसला है, उसने कहा मैं उस पे जाना चाह रहा। हालांकि अली सेठी जो है वो उसकी आवाज जी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी आवाज, तो ग्लोबल आवाज बन चुकी है। ऐसा ही है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का पहला मैच होने जा रहा है। यही दो टीम्स लास्ट PSL में फाइनलिस्ट थी, तो इनकी जो रेशो है जीतने हारने की वो भी तकरीबन बराबर है, 7 और 6 है। 7 दफा मुल्तान सुल्तान जीते हैं और 6 दफा लाहौर कलंदर जीते। तो इस बार कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, ऑन पेपर शायद हमने उस दिन फ्राइडे को भी बात की थी कि सबसे स्ट्रॉन्ग साइड जो नज़र आ रही है वो लाहौर कलंदर की नज़र आ रही है। कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लड़के मोस्टली वही हैं जो लास्ट सीजन में थे, 80-90% वही हैं। पेस अटैक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है PSL का, और ख़ास तौर पे शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, राशिद खान, डेविड वीज़े, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनका अटैक है। और मेरा ख्याल है कि शहीनशाह अफरीदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि उनकी फ़िटनेस कैसी है, क्योंकि हमें याद होगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में वो दोबारा इंजर्ड हुए थे और हमें वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया। तो उसके बाद ये दोबारा आ रहे हैं और अभी कैप्टन दोबारा इनके लिए PSL बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और फिर हम सब जानते हैं कि जिस तरह वो पहले ओवर के अंदर विकेट लेते हैं, कल रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ये दुनिया का सबसे लीथल बॉलर है और जो पहले ओवर में आउट करता है और मैंने ही इसको फेस करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अगेंस्ट अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आए। थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है वेदर का भी देखना पड़ेगा, क्या ड्यू फैक्टर आता कि नहीं आता। और मुझे जो लगता है कि टोटल बैटिंग पैराडाइज होगी, स्पिनर को मदद देगी, बट इसमें टॉस बहुत वाइटल प्ले करेगा अगर ड्यू आता है। और मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें कोशिश करेंगी, क्योंकि अभी पहला मैच है तो आइडिया नहीं होगा कि पिच कैसे बिहेव करती है, तो वो चेस की तरफ जाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना वुड बी अ गुड डिसीजन? मेरा चेस की तरफ जाएंगी, क्योंकि अगर अभी आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है किस तरह विकेट बिहेव करती है, और फिर छोटे फॉर्मेट में चेजिंग ज्यादा आसान होती है। बड़े फॉर्मेट जितना लंबा फॉर्मेट होता है उतना मुश्किल होता है। तो इसमें फिर मेरा ख्याल है कि सारी ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस और ड्यू फैक्टर का भी माइंड में रखते हुए चेस को प्रेफर करेंगे इट साइड। बिल्कुल सही। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी, PSL स्टार्ट हो चुका है। इरफान ज़हीर साहब रोज हमें ज्वाइन किया करेंगे इंशाल्लाह। हम इनसे अभी फरमाइश भी करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे। कहने लगे फरमाइश करेंगे PSL वाला गाना सुना दें। वो कल चले, डन कल वो रैप जो है ना इरफान साहब, कल रिक्वेस्ट करेंगे वो रैप। आपने अब वो जो रैप वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा याद करना, मुझे अभी उसके ले जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बाय बाय।